नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीईओ एग्जामिनेशन जो होने वाला है तो हम उसके लिए लगातार पेड क्विजेस के वीडियो भी देख रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस क्रम में जो है चौथा वीडियो देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस जो हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल सकें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए नीचे होगा, ठीक है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको वो नोटिफिकेशन जो है आपको टेलीग्राम में ज़रूर से मिलेगा। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि निम्न में से किस फसल को अनाजों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है इसको। ठीक, तो हमारी जो मक्का की फसल होती है, ठीक है, इसको जानते हैं हम अनाजों की रानी के रूप में, जितने भी हमारे अनाज होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एक ऐसी फसल है जो कि 21 से 27 डिग्री तापमान में हमारी, है ना, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ये सबसे सूटेबल होती है इसके प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो इन सब फैक्ट्स को भी हम ध्यान रखेंगे। और इसमें देखेंगे तो और भी जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनके मुकाबले स्टार्च की मात्रा जो है अधिक होती है। ठीक, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अरहर, यानी कि जो इसको तूर भी बोला जाता है, ठीक है, तो अरहर की दाल के जीनोम को डिकोड किया गया था। ठीक है, तो जैसे जीनोम की कोडिंग बेसिकली जितने भी हमारे स्पीशीज हैं, चाहे एनिमल किंगडम में है चाहे इधर हमारे जो प्लांट्स हैं इनमें, ठीक, तो ये कोड्स होते हैं। तो चूंकि देखेंगे एक ओवरऑल हमारी कंज्यूम करने वाली दाल जो होती है पूरे भारत में देखेंगे तो अरहर की दाल है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों में इसके जो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं या और भी जो चीज़ें हैं, इन सबको अध्ययन करने के रूप में जीनोम को डिकोड किया गया था। जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैं, इन सब के संबंधित जो साइंटिस्ट वगैरह थे, इन्होंने 2011 वर्ष में इसको किया था। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इनको यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। सूर्यमुखी यानी कि जो सनफ्लावर होता है तो उसका ऑयल भी यूज करते हैं हम। ठीक, तो पूछा यही जा रहा है कि सूर्यमुखी के तेल में निम्न में से कौन सा, यहाँ पे कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं, ये पाया जाता है जो मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे काफी हम हैवी डाइट वगैरह जैसे लेते हैं फैट वाले, या जैसे बटर वगैरह का, घी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो आपने यूजुअली सुना होगा कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो धमनियों से इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए हमारा सूर्यमुखी का तेल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसमें अराउंड 64% के आसपास का डेटा होता है जो लाइनोलिक एसिड होता है, ये पाया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहीं पे एक छोटा सा फैक्ट आपको और बताते हैं कि जैसे हम यूजुअली अपने घर में सब्जियों में और भी वैसे तरीके से जो सरसों मस्टर्ड का ऑयल है हमारा, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल में हमारा एक एसिड होता है, ये ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है एरोसिक एसिड। ठीक, ये पाया जाता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो एक्सेस यूज में जो मस्टर्ड ऑयल है उसका कंजम्पशन इसलिए अवॉइड किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार यानी कि जो हमारी फाइबरस क्रॉप्स होती हैं, उनमें से कौन सी मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई एक ऐसी फसल है जो हमारा सॉइल में उसको जो है प्रोड्यूस नहीं कराया जाता है, उसमें ग्रो नहीं होती है। तो कॉटन, जूट और फ्लैक्स यानी कि सन, ठीक, ये सब हमारी ऐसी जो फाइबरस क्रॉप्स हैं जो कि जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसमें उगाई जाती है। परंतु जो प्राकृतिक यानी नेचुरल सिल्क है, इसका प्रोडक्शन आपको पता ही होगा कि रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे उत्पादन किया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं आप, सेरीकल्चर इंग्लिश में एक टर्म होता है। ठीक, तो अब रेशम के जो कीड़े होते हैं वो उससे हमारा जो कोकून प्राप्त होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे ये सॉइल में ग्रो नहीं होता है। ठीक, और ये जो है मलबरी के जो पेड़ होते हैं, इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि जो नेचुरल सिल्क है या इसके पत्ते जो हैं कहाँ ये इसके कीड़े जो हैं कहाँ पर वो पलते हैं। तो ये मलबरी का पौधा जो होता है उसके हरी पत्तियों पे ये जो कोकून है ये ग्रो होते हैं और यहाँ से नेचुरल सिल्क प्राप्त होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इसमें डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है।
अगला देखिए कहवा यानी कि जो आप कॉफी पीते हैं, ठीक, तो उसके संदर्भ में हमको गलत कथन चुनना है। तो 4 स्टेटमेंट है हमारे, चौथा इसमें से जो है वो गलत है। इसमें लिखा है 100 मीटर से 300 मीटर की ऊंचाई पर जो कहवा का उत्पादन है वो उत्तम होता है, यानी कि सबसे अच्छा होता है, परंतु ये फैक्ट हमारा गलत है। बेसिकली इसके लिए जो एक आइडियल हाइट है वो अराउंड 600 मीटर से 1600 मीटर जो है वो मानी जाती है, जो उसके लिए सर्वोत्तम एक ऊंचाई होती है, कह लीजिए एलिवेशन होता है, ठीक। और बेसिकली जो ये हमारा कॉफ़ी होता है तो ऐसे ढालदार भूमि जो होती है उस पर ग्रो किया जाता है, ताकि इसमें जो पानी का जमाव होता है उसकी जड़ों में वो ना हो पाए, अन्यथा वो पेड़ जो है सड़ जाते हैं, ठीक। और इसके लिए जो हमारी ये ऐसे समझिए जो दोमट मिट्टी होती है और जो ये लावा वाली मिट्टी होती है ना, बेसाल्टिक लावा वाली, वो उपयुक्त होती है, ठीक। बाकी के तीनों फैक्ट्स जो ऊपर लिखे हैं ये सही हैं, हम इसमें से डी ऑप्शन को चुन लेते हैं। अगला फैक्ट हमारा जो है वो रबर की जो क्रॉप होती है उसके संबंध में है। तो सबसे फर्स्ट टाइम 1826 में एक जो है यूरोपियन थे हेनरी विलियम, इन्होंने जो रबर के बीज हैं उनको कहाँ से ला करके भारत में सबसे फर्स्ट टाइम उगाया था, तो ये ब्राज़ील से लेके आए थे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। और भारत में अब जो देखते हैं आप साउदर्न इंडिया में, तो यहाँ पे रबर वगैरह का प्रोडक्शन जो है होता है, ठीक। और सर्वप्रथम लाए ये थे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर भारत में देखेंगे कि रबर की जो खेती स्टार्ट करवाई थी वो उनका नाम था लॉर्ड सैलिसबरी, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। गन्ने का उत्पादन करने वाला देश जो सर्वप्रथम देश था वो कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंशियंट टाइम्स में भी हमको इसके एविडेंस मिलते हैं। सबसे फर्स्ट कंट्री जो विश्व में रहा गन्ने का उत्पादन करने वाला वो भारत ही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संगीत के बारे में आप पढ़ते हैं तो अलग अलग घरानों के बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे, ठीक। तो बनारस घराने से संबंधित जो गुदई महाराज हैं इनका मूल नाम क्या था, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो जैसे वर्तमान में पंडित राजन मिश्र, गिरजा देवी है ना, ये सब जो है इस घराने के प्रतिनिधि है ना, जो फेमस कलाकार हैं, ठीक। तो इसमें ही जो पुराने हमारे गुदई महाराज जी जो थे इनका मूल नाम था समता प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें बनारस घराने में बेसिकली आप देखेंगे तो जिसमें ख्याल गायकी जो होती है, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद है ना, धमार, ये सब का जो है समावेश पाया जाता है। भारत के कठपुतली रूपों के संदर्भ में यमपुरी जो है निम्न में से किस प्रकार का कठपुतली कला है, यानी पपेट आर्ट है। तो पपेट आर्ट के बारे में आप जैसे पढ़ते हैं तो भारत में बेसिकली मूल एक रूप से 4 शैलियां पाई जाती हैं। चारों के नाम जो ये लिखे हुए हैं, धागा, छाया, छड़ और दस्ताना, ठीक है। इन रूपों का यूज करके इसकी जो प्रदर्शन कला है वो किया जाता है, ठीक। तो जो यहाँ पे यमपुरी के बारे में पूछ रहे हैं तो ये बेसिकली हमारी रॉड पपेट होती है, यानी कि छड़ पुतली होती है, ठीक। इसमें से सी ऑप्शन को चुनेंगे। और इसको कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है यमपुरी को, तो ये जो बिहार का हमारा क्षेत्र है यहाँ संबंधित है, ठीक है। छड़ कठपुतली जो है इसका एक प्रकार होता है, पुतुल नाच बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल है वहां पे परफॉर्म किया जाता है। अगला है सुआ नृत्य निम्न में से किस राज्य की बैगा जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। तो ये नृत्य वगैरह भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सुआ नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश की जो स्त्रियां हैं है ना, बैगा जनजाति की, ये करती हैं। अगला देखिए कि भोजपुरी की पहली फिल्म किस मतलब उसका नाम क्या है, वर्ष 1962 में प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। तो जैसे भोजपुरी सिनेमा आजकल जैसे ये काफ़ी फेमस कलाकार निरहुआ, मनोज तिवारी, ये सब हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्री की सबसे पहली फिल्म जो थी इसका नाम था ऑप्शन बी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे हिंदी सिनेमा जगत के बारे में भी एक फिल्म है आलम आरा है ना, जो 1931 में आई थी, तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे ही अलग अलग जो भाषाओं की फिल्में हैं उनके बारे में कई बार पूछा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए कि कीर्तन की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में लोग कहते हैं कि हम कीर्तन गा रहे हैं, ठीक है। तो गायन शैली जो हमारी कई सारी हैं भारत में, अलग अलग जगहों पे मतलब प्रैक्टिस की जाती हैं। तो कीर्तन जो है इसका उत्पत्ति का जो संबंध है वो वेस्ट बंगाल स्टेट से है। इसमें गायन और नृत्य जो है ये शामिल होते हैं। और एक पुस्तक लिखी गई थी गीत गोविंद, है ना, किसने लिखी थी जरा कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो गीत गोविंद से ही प्रेरणा लेकर के जो कीर्तन है उसका गायन जो है प्रचलित हुआ था।
वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इसमें विभाजित किया गया है। तो यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो अभी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उसमें लगभग ये क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारे कृषि जलवायु प्रदेश जो हमारे डिवाइडेड हैं ये उत्तर प्रदेश में 9 है। भारत की पहली चीनी मिल यानी कि शुगर मिल जो है वर्ष 1903 में निम्न में से किस जगह में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो एक स्थल है प्रतापपुर जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है, वहां पे स्थित है। यहाँ पे सबसे पहली चीनी मिल जो है इसको लगाया गया था। इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो एक संस्थान है कानपुर में है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये स्थापित किया गया था 1958 में। ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, आगरा के किले को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में डिजिग्नेट किया गया था या निर्दिष्ट किया गया था? ठीक है, तो आगरा में जो फोर्ट है इसको किया गया था 1983 में। ठीक, उसी वर्ष में जो ताजमहल है इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी जो है इसको किया गया था 1986 में। ठीक है, और जैसे अभी इंटेंजिबल साइट के रूप में वर्ष 2017 में जो कुंभ मेला आयोजित किया जाता है यहाँ प्रयागराज में, ठीक, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है हेरिटेज साइट के रूप में, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए गलत पेयर हमको चुनना है। तो कुछ इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर वो स्थित है और एक मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है। तो भारत कला भवन जो है वाराणसी में है, बटेश्वर मेला जो है ये आगरा से संबंधित है, और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, तो गलत हमारा कोई नहीं है, नन ऑफ द एबव का आंसर चुनेंगे हम। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तो पहली तो हिंदी है, दूसरी है उर्दू, है ना, ये पूछा गया आपसे पहले भी। तो पूछा यहाँ पे हमसे ये जा रहा है इस प्रश्न में कि किस वर्ष में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा को के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था 1989 में, है ना। इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विंध्याचल देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? ठीक है, तो विंध्यन रेंज के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, जो विंध्य रेंजेस हमारे मध्य भारत में होती हुई इधर आती हैं, तो मिर्जापुर जो जिला है वहां पे भी विंध्यन रेंजेस हैं, और उसी के ऊपर जो है एक दुर्गा माँ के रूप का एक मंदिर है, वहाँ पे विंध्याचल देवी के नाम से इनको जानते हैं। तो इनका ये फेयर जो है जो हमारे नवरात्र होते हैं, स्पेशली जो शारदीय नवरात्र होता है उसमें आयोजित होता है। ठीक है, प्रतिवर्ष। तो वही पूछा जा रहा था आपसे, ये कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर में। ठीक, मिर्जापुर की सीरीज आपने देखी होगी कालीन भैया वाली। अब यहाँ पे फिर से हमको गलत पेयर चुनना है। तो देखिए कुछ उत्सव हैं, महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित होते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों में, वो बताना है हमको। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। राम बारात का एक आयोजन होता है मथुरा में नहीं, ये होता है आगरा में, है ना, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक का महोत्सव जो होता है उसको बोलते हैं सुलह कुल, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आगरा में होता है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी अब तक की जो रजिस्टर्ड या दर्ज की गई मीठे पानी या फ्रेश वाटर की जो एक पाई जाने वाली मछली है जिसका नाम रखा गया है ये विशाल स्टिंगरे। ठीक है, तो किस देश की मेकोंग नदी में पकड़ी गई है? ठीक है, तो मेकोंग नदी का जो ड्यू है ना, ये फ्लो ऑफ कोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर शायद जो यूपीपीसीएस में इसको पूछा गया था। ठीक है, तो जो हमारी ये अब तक की सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फिश है ये पाई गई है अभी रिसेंटली यहाँ कंबोडिया में। ठीक, सी ऑप्शन। किन किन देशों से जरा मेकोंग रिवर बहती है ये हमको फटाफट कमेंट करिए जरा। हाल ही में पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं यूनियन के, तो उन्होंने निम्न में से किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो भारतीय जो आम की प्रजातियां इन सब के एक्सपोर्ट और इस कह लीजिए एक्सपोर्ट में बढ़ावा हो और उसको ख्याति मिले विश्व भर में, तो इस सब प्रयोजन के लिए बेल्जियम में यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में आम महोत्सव जो है आयोजित किया गया था। हाल ही में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा निम्न में से किस उद्देश्य के लिए, है ना, किस उद्देश्य से संबंधित रुपए 1000 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी? ठीक, तो यहाँ पे जो है वर्षा आधारित खेती जो होती है यानी कि हमारा जो रेन फेड फार्मिंग है इस एक्टिविटी के लिए 1000 करोड़ रुपए की जो ये प्रोजेक्ट है उसको मंजूर किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है, इसको निम्न में से किसके द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली में जो है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी जो है, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे इसको जो है रवाना किया गया था। तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए कि इसमें से कौन सा स्थल जो है G20 की 2023 की जो बैठक होने वाली है उसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो G20 समिट जो होना है 2023 में जम्मू कश्मीर में होगा ये। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हमारा जो एक शेरपा नियुक्त होते हैं ना, तो G20 समिट जो होगा इसके लिए शेरपा नियुक्त किया गया है, जो नीति आयोग के पूर्व में CEO थे अमिताभ कांत, इनको। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी योजना सबसे पहले शुरू की गई थी। ठीक है, तो अगर हम लॉन्च का समय देखेंगे सभी योजनाओं में, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो यहाँ पर है ये लॉन्च हुई थी फरवरी 2015 में। ठीक, बाकी की सारी स्कीम्स उसके बाद की हैं, जैसे ये 2016 की है। ठीक, ये भी पीएम उज्ज्वला भी 2016 की, सब 2016 की हैं। बाकी सी ऑप्शन को चुनेंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में आपको पता ही है कि जो है मिट्टी को कई सारे पैरामीटर्स, जो किसानों की खेतों की मिट्टी है उसको कई पैरामीटर पे जो है एक उसका क्या स्टेटस है सैंपल लेकर के उसको कार्ड को इशू किया जाता है प्रत्येक किसान को, है ना, प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार, है ना, तो ताकि उनके खेतों का जो है एक स्टेटस लग सके क्या है और उसको आगे और अच्छा किया जा सके। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन जो है वो क्या है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये लॉन्च हुई थी, हमारी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2015 को। ठीक, और जो है इसके बाद ऑफिशियली लॉन्च हुई थी अप्रैल 2016 में। ठीक, अब इसका उद्देश्य यही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी जो हैं, जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की जो ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निम्न में से किसकी संयुक्त पहल है। ठीक, तो यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जनवरी 2015 में। इसको कहाँ से किया गया था, तो हरियाणा के पानीपत जिले से इसको लॉन्च किया गया था। और बेसिकली वही लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको खत्म करने की दिशा में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें देखेंगे तो 3 मंत्रालय जो है कलेक्टिवली काम करते हैं, जो कि हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और इसमें तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय। ठीक, तो डी ऑप्शन चुनेंगे, तीनों ही शामिल हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन लेने में फाइनेंशियल हेल्प सरकार की तरफ से दी जाती है उसका अमाउंट हमारा है ₹1600। ठीक, प्रति कनेक्शन। किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है उसके द्वारा वर्ष 2011 जून में, है ना, जून के महीने में इस आजीविका मिशन जो है इसको शुरू किया गया था। और वही ग्रामीण एरिया में जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है उनके माध्यम से गरीबी दूर करने के लिए कई तरह के सोर्सेज जो है उपलब्ध कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट जब आई फर्स्ट टाइम, तो नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम को जो है रीनेम करके दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें से बी ऑप्शन को चुन लेंगे। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो यूपी SSSC आयोग के द्वारा लेखपाल का जो है एग्जाम करवाया गया था, तो उसमें ये सब स्कीम्स जो है पूछी गई थी। सारी स्कीम्स अभी इस वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं लगातार पूछी गई थी। ठीक, तो इसलिए इन सबको भी ध्यान रखें, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि स्कीम पुरानी है तो क्या हुआ, बट पूछी तो जाती ही है ना। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो अभी 2022 में लॉन्च हुई थी, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारत के वनों का निम्न में से कौन सा द्विवार्षिक मूल्यांकन है। ठीक है, तो ISFR रिपोर्ट आपको पता ही है कि प्रति 2 वर्ष पे आती है। ठीक, तो अभी जो 2021 की रिपोर्ट हमारी आई है ये 17वीं रिपोर्ट है। एक चीज ये बताइए कि किस वर्ष में सबसे पहली रिपोर्ट आई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर है। अभी लेटेस्ट के हमारे जो ISFR 2021 के आंकड़े हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा ये वन है सोनभद्र जिला जो है यहाँ पर है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। यहाँ पे जो है 35.29% के आसपास जो वनावरण है ये है। अगला देखिए, वनों के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक रिपोर्ट है चैंपियन और सेठ वर्गीकरण, ठीक है, जो कि 1968 में आया था।
तो यहाँ पे इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में वनों के कुल प्रकार जो हैं वो कितने हैं। तो सभी छोटे बड़े जितने भी प्रकार के वनों का वर्गीकरण चैंपियन और सेठ वर्गीकरण में दिया हुआ है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है 29 प्रकार के वन हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा झाड़ियां यानी कि जो श्रब्स होते हैं ये किस जनपद में जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। तो झाड़ियों की अगर हम बात करें तो आगरा जिला जो हमारा है यहाँ पे इसका स्क्वायर किलोमीटर में हम आपको आंकड़ा बता देते हैं 75.14 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो ISFR 2021 की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार ये एरिया जो है झाड़ियों का है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितने पहाड़ी यानी कि हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो देखिए सन 2000 में 9 नवंबर की डेट जो आपको पता होगी, तो इसमें क्या हुआ था कि उत्तराखंड का जो वर्तमान आप राज्य देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को यहाँ से काट करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, ठीक। तो सारे के सारे जो मेजर हमारा हिमालयन रेंज में जो पहाड़ी जिले हैं वो उत्तराखंड राज्य बन गया। तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक भी पहाड़ी जिला नहीं बचा है। तो दोनों फैक्ट्स हमने यहाँ बता दिया, आपको ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, अभी रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है इसकी रिपोर्ट आई थी, तो भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा पुनर्चक्रण करता है यानी कि जो रिसाइकलिंग वाला काम है ना, और मतलब हाँ पुनर्चक्रण कर्ता के रूप में उभरा है। और भारत देश ने वर्ष 2021 में 75 टन जो है रिसाइकिल किया है गोल्ड को, ठीक, यानी पुनर्नवीनीकरण किया है इसका। तो भारत जो है दुनिया में सबसे चौथा जो रिसाइकलर है गोल्ड का वो है ना, ध्यान रखेंगे। और 2021 में हमारा जो रिसाइकलिंग गोल्ड है वो 75 टन है। शीर्ष के 3 जो रिसाइकलर हैं विश्व के वो कौन से हैं जरा बताइए तो। फीफा जो एक फुटबॉल का संगठन है, तो इनकी वर्ल्ड रैंकिंग सभी लेटेस्ट आई थी, तो उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है उसकी रैंकिंग कितनी है हमको ये बताना है। तो फुटबॉल में हमारा प्रदर्शन जो है विश्व स्तर पे काफ़ी अच्छा नहीं है। तो अभी जो है पिछले वर्ष में हमारी रैंक थी 106, जो कि अब इस रैंक में सुधार करके 104 हो गई है, ठीक। हाल ही में निम्न में से किसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके महानिदेशक यानी कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं इसके, उनके रूप में उनकी नियुक्ति की गई है, ठीक। तो जो बॉम्बे में अटैक्स हुए थे, टेररिस्ट अटैक वर्ष 2008 में, तो उसके बाद से NIA का गठन किया गया है भारत में। और इसके अभी जो DG नियुक्त हुए हैं इनका नाम है दिनकर गुप्ता। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा जो होती है, सोलर एनर्जी होती है, उस पर चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे सारी की सारी जो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हैं इनसे मिलकर के पूरी होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में 17वां शाला प्रवेशोत्सव, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये इवेंट का नाम ध्यान रखेंगे, शाला प्रवेशोत्सव है, जो कि 17वां एडिशन है। तो इसमें प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनके एनरोलमेंट के लिए इस ड्राइव को चलाया जाता है स्टेट ऑफ गुजरात में। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में प्रश्न देख लेते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, तो तीसरा ही गलत है। इसमें लिखा है कि इस योजना के अवधि के अंत यानी कि 1956 में भारत में 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है IIT इसको शुरू किया गया था। तो ये गलत है। अब तक में जो है 5 IIT जो है स्थापित हुए थे, जिनमें से पहला जो है वो IIT खड़गपुर था, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। बाकी के कथन ठीक है, इनको देख लीजिएगा। चलिए अगला है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यानी तीव्र औद्योगिकीकरण, निम्न में से किस हमारे जो पंचवर्षीय योजना है इसकी प्राथमिकता थी, इसका जो है कह लीजिए ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो 1956 से 61 तक हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान चला है ना, तो इस पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारा फोकस था, क्योंकि जो हमारा पहला योजना था जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उस पे हमने कृषि और जो प्राइस स्टेबलाइजेशन, बिजली है ना, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया था।
तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक थी, इसकी लक्षित वृद्धि दर यानी कि जो हमने हर 5 वर्ष के प्रोग्राम में जो एक ग्रोथ रेट होता था, है ना, उसको हम टारगेट करते थे। तो इस 5 ईयर प्लान के लिए हमारा जो टारगेट रेट था ये 5.6% था, ठीक है, जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। परंतु जो अचीव हुआ था वो 2.4% ही अचीव हुआ था, ठीक है। कारण उसके क्या थे कि जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ 62 में, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया 64 का, और जो है उसके बाद 65-66 के दौरान काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ गया था देश में, है ना। तो इन सब स्थितियों के कारण ये प्लान जो है हमारा एक तरीके से फ्लॉप था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 69 तक योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे, है ना, इस नाम से कितनी वार्षिक योजनाओं की घोषणा की, ठीक है। तो देखिए 66 के बाद जो है 5 ईयर प्लान नहीं आया। 1966 से 69 के लिए जो है हमारे इसमें 3 जो है ये आए आपके जो है प्लान हॉलीडेज, ठीक। तो इसमें एक साल का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया इस जो है टाइम पीरियड में। उसके बाद जो है 1969 से 74 के लिए फिर हमारी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 के दौरान हुई, ठीक। तो कितने प्रमुख भारतीय बैंकों का इस दौरान राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक। तो 1969 में ही 14 जो मेजर बैंक थे उस समय के उनको नेशनलाइज किया गया, ठीक। और बाद में चल के 1980 में 6 बैंकों को और किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना को जो है निम्न में से किस वर्ष में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो 5th 5 ईयर प्लान जो था ये 1974 से 79 के लिए जो था, परंतु 1978 में ही जब ये सरकार सत्ता में आई इमरजेंसी के बाद, तो इन्होंने इस प्लान को समाप्त किया। उसके बाद जो है रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट ये लाए 1978 से 80 के लिए। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक। तो ये आपको याद होगा कि इसका टाइम पीरियड हमारा 2002 से 2007 तक था, ठीक है। तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ऑप्शन सी। भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो आज़ाद हुआ देश 47 में, फिर 97 में हमने पूरे किए 50 वर्ष। तो 1997 से 2002 के लिए जो है हमारा 9वां पंचवर्षीय योजना है, इसको लाया गया था, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कुछ फेमस स्कीम्स जैसे अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, गंगा कल्याण योजना, है ना, इन सबको भी लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे इनको भी। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ से पहले कितने वार्षिक कार्यक्रम यानी कि एनुअल प्लान बनाए गए थे, ठीक है। तो जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1992 से जो है 97 तक, ठीक है। तो चूंकि इस समय हुआ क्या था कि 1990 का ये जो दशक था ये पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी नहीं थी केंद्र सरकार में, ठीक है। तो एक तो ये रीजन था, दूसरा जो है ये हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम था ये हमारा गड़बड़ था, और इन्फ्लेशन की घटना काफ़ी थी। तो ये सब मेजर रीजंस थे। तो यहाँ पे जो है 2 साल के लिए हमने जो 5 ईयर प्लान था इसको स्थगित किया था। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है 2 हमारे एनुअल प्रोग्राम्स बनाए गए। तो बी ऑप्शन को चुन लेंगे हम। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देख लेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं किया गया था। तो 7वीं योजना 1985 से 90 तक थी जो हमारी, इसमें इंदिरा आवास योजना जो है इसको शुरू किया गया 1985 में। उसके बाद जो है हमारा देखेंगे ये सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम जो है ना, इसको शुरू किया गया था 86 में। जवाहर रोजगार योजना जो है इसको शुरू किया गया था 1989 में, और प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना है इसको 1993 में शुरू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसमें से ये ऑड हो जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।